बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई एम श्योर यू आर लिसनिंग टू माय वीडियोस। और कुछ बच्चे तो बहुत एक्टिव हैं जो कि ग्रुप में क्वेश्चंस पूछते हैं। मुक़द्दस है और कदीर है और उस्पा है। तो ज़रगुल, हिना और इमरान, आपका कोई क्वेश्चन नहीं आया तो क्या आपको कोई क्यूरीज नहीं आई? इस वाले जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आई आपको? अगर नहीं आई तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आई है तो काइंडली इसमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट लाइक योर क्लास, सिर्फ उसका सिस्टम चेंज हो गया है कि ये ऑनलाइन क्लास है और वो मैं उधर फिज़िकली प्रेजेंट होती हूँ जो आपकी रेगुलर क्लासेस होती हैं। तो आप मुझसे क्वेश्चंस बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है? और अगर नहीं पूछेंगे, क्लियर नहीं होगा तो असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे। और अगर जब पीछे से आपका बैकग्राउंड नॉलेज ही क्लियर नहीं होगा तो देन हाउ विल यू डू असाइनमेंट्स, ठीक है? और अभी जो हमारा पहला लेक्चर था वो हमारा था फ्री एक्सरसाइजेस के ऊपर। अच्छा, तो आज जो हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो है एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज। एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज, जैसे कि मैंने बताया था कि एक्टिव रेंज ऑफ मोशन में फ्री एक्सरसाइज हैं, एक्टिव असिस्टेड हैं, एक्टिव असिस्टेड रेजिस्टेड हैं और रेजिस्टेड एक्सरसाइज भी हैं। अच्छा, आप किसी ने भी मेरे से ये क्वेश्चन नहीं किया कि मैम आपने फ्री एक्सरसाइजेस बताई तो इंडिकेशंस एंड जो यूजेस हैं उसकी एक्टिव रेंज ऑफ मोशन की, ठीक है? वो किसी ने भी नहीं पूछा। वैसे हैं तो बहुत सिंपल, लेकिन आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया तो मैंने खुद ही ये डाल दिया है इस वाले लेक्चर के अंदर। उसका भी एक डाल दिया है कि हो सकता है कि आपको पेपर में कुछ ऐसा आ जाए और फिर तो टीचर पे तो आराम से ब्लेम कर देते हैं ना, ये तो टीचर ने नहीं करवाया था। हालांकि मैं हर लेक्चर में कुछ ना कुछ बोल रही होती हूँ। अब हर चीज़ ये तो नहीं होती ना, कॉपी पेस्ट तो नहीं होती ना, मेरी बातों को सुना करें मैं क्या बोल रही हूँ। हो सकता है और हो नहीं सकता। मैंने फ्री एक्सरसाइजेस के दोनों लेक्चर्स में इंडिकेशंस बता दी हैं, एक्टिव की भी, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन की इंडिकेशंस और उसके यूजेस बता दिए हैं, अगर किसी ने गौर से सुने हो तो, ठीक है? बहरहाल अब मैंने दोबारा इसके अंदर डाल दी हैं आप लोगों के कंफर्ट के लिए। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टुडेज लेक्चर आउटलाइन अगर हम डिस्कस करें तो इसमें डेफिनेशन होगी एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज की, ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस और हम टेक्निक्स देखेंगे एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज की एंड इफेक्ट्स एंड यूजेस देखेंगे, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं एक्टिव रेंज ऑफ मोशन के इंडिकेशंस, ठीक है? मैं रीड आउट करती हूँ। वैसे बहुत सिंपली रिटन है, इसमें कोई ऐसा कोई मैथ्स का रूल नहीं है कि ये समझ नहीं आएगा। इट्स जस्ट लाइक ABC, ठीक है? और आप इसे सुनेंगे। इंडिकेशंस क्या है? इफ़ अ पेशेंट इज एबल टू कॉन्ट्रैक्ट द मसल्स एक्टिवली एंड मूव अ सेगमेंट विद और विदाउट असिस्टेंस, तो वहाँ पे क्या यूज़ हो सकती हैं? एक्टिव रेंज ऑफ मोशन यूज़ हो सकती हैं, ठीक है? अब इसे मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि जाहिर बात है अगर कोई पर्सन है वो अपने मसल्स के अंदर उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी उस एबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट करने की, तो और उसे असिस्टेंस की नहीं ज़रूरत है, ठीक है? वहाँ पर आप एक्टिव रेंज ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? If a patient has a weak musculature and is unable to move a joint through the desired range, active range of motion is used, ठीक है? अब अगर weak musculature भी है और unable to move the joint through the full range, ठीक है? अब नहीं मूव कर सकता लेकिन उसके अंदर weak musculature है, लेकिन ये नहीं है कि उसके अंदर बिल्कुल एबिलिटी नहीं है। जाहिर बात है ये किसकी बात हो रही है? ये एक्टिव असिस्टेड की बात हो रही है यहाँ पे। तो उधर भी एक्टिव रेंज ऑफ मोशन यूज़ हो सकती हैं। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक ब्रॉड टर्म है और उसने कैरी किया हुआ है अपनी 4 टाइप्स को, फिर उस 4 टाइप्स ने आगे कैरी किया हुआ है फर्दर अपने टाइप्स को, ठीक है? ये मैं पहले ही आपको बता चुके हैं। फिर एक्टिव रेंज ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड फॉर एरोबिक कंडीशनिंग प्रोग्राम्स। एरोबिक कंडीशनिंग ये वर्कआउट है रिहेबिलिटेशन का। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम ये एक्सरसाइज घर में कर रहे होते हैं, इसमें से बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो एरोबिक एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है? आपकी लंग्स की वो को बेहतर करती हैं, आपका ऑक्सीजन मतलब आप उसके अंदर ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड तो मोस्टली हम बाहर एक्सेल कर ही रहे हैं, लेकिन वो ये है कि एरोबिक एक्सरसाइजेज क्या है? एक्टिव रेंज ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड फॉर एरोबिक कंडीशनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है? यह रिहेबिलिटेशन की टाइप है, इसे हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब आपके सेमेस्टर में ये चीज़ रिक्वायर्ड होगी।
ओके, ड्यूरिंग इमोबिलाइजेशन एक्टिव रेंज ऑफ मोशन इज यूज्ड ऑन द रीजन्स अबव एंड बिलो द इमोबिलाइज सेगमेंट। ठीक है, अब क्या है, एक रीजन है उसे इमोबिलाइज किया हुआ है, तो उसके ऊपर जहाँ पे इमोबिलाइज नहीं है और नीचे जहाँ पे इमोबिलाइज नहीं है, फॉर एग्जांपल अब नी है, ठीक है, नी की फॉर एग्जांपल रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है, अब नी को इमोबिलाइज किया हुआ है लेकिन थाई को तो इमोबिलाइज नहीं किया हुआ ना, और ना ही आपके एंकल और फुट को किया हुआ है। तो जो थाई और आपकी एंकल और फुट की, मतलब हिप और एंकल और फुट की जो आपकी एक्सरसाइजेज होंगी, वहाँ पे तो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन यूज हो सकती है ना, क्योंकि अगर हम वहाँ पे नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर उन मसल्स की भी जो कॉन्ट्रेक्टिलिटी है वो लॉस हो जाएगी। ठीक है, अब सच एज वॉकिंग, अच्छा और भी क्या है, एंड नॉर्मल अ कंडीशन, वो इसमें कह रहा है एंड बिलो द इमोबिलाइज्ड सेगमेंट टू मेंटेन द एरियाज इन एज नॉर्मल अ कंडीशन एज पॉसिबल एंड टू प्रिपेयर फॉर न्यू एक्टिविटीज। अब न्यू एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग विद क्रचेस। ठीक है, अब एक्टिव रेंज ऑफ मोशन हम क्या है, अब क्रच पे चलना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, ये तो जब हम वॉकिंग एड्स के बारे में पढ़ेंगे ना, और मैं आपको इस पे वॉक करवाऊंगी क्रचिस के ऊपर, तो आप देखेंगे कि इट्स सच हार्ड टू वॉक ऑन क्रच। ठीक है, और अब उस बंदे को इस काबिल बनाने के लिए कि वो क्रचिस के ऊपर वॉक कर सके, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहले वो मसल्स को एबल करेंगी इस कि वो क्रचिस को लेकर वॉक कर सके। ठीक है, और देन वो इंसान क्रच पे आएगा, डिसेबल होगा जो। ठीक है, अच्छा अब गोल्स अगर देखें एक्टिव रेंज ऑफ मोशन के, तो मेंटेन करते हैं फिजियोलॉजिकल इलास्टिसिटी एंड कंट्रक्टिलिटी ऑफ पार्टिसिपेटिंग मसल्स। इसे मैं दोबारा नहीं एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, एंड प्रोवाइड सेंसरी फीडबैक फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स। ठीक है, प्रोवाइड अ स्टिमुलस फॉर बोन एंड जॉइंट टिश्यू इंटेग्रिटी। अच्छा ये एक न्यू पॉइंट है, लेकिन अगर आप इसे गौर करें तो इट्स नॉट एज सच न्यू। ठीक है, कि देखें जाहिर बात है, अब जब आपका मसल्स अच्छे होंगे, आप मूव करेंगे, आपका जॉइंट, जाहिर बात है जॉइंट में भी मूवमेंट हो रही है तो जॉइंट की क्या हो जाएगी। ठीक है, जॉइंट की इंटेग्रिटी इंक्रीज होगी। और रिसर्चेज हैं बहुत सारी, आप नेट पे देखें, गूगल स्कॉलर पे सर्च करें बोन इंटेग्रिटी का लिंक, क्या लिंक है उसका एक्सरसाइज के साथ, तो आपको पता चलेगा कि एक्सरसाइजेज आपके बोन की जो डेंसिटी है, ठीक है, उसे इंक्रीज करते हैं, उसका कैल्शियम का लेवल अच्छा करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस से बचाते हैं। ठीक है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस पता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे पहले भी। ऑस्टियोपोरोसिस जो आपकी बोन की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, उसका कैल्शियम और उसका विटामिन डी लेवल डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, इंक्रीज सर्कुलेशन एंड प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन। अब एक्टिव रेंज जब करेंगे तो जाहिर बात है आपकी सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगी। अगर बंदा लेटा हुआ है, बिल्कुल भी कुछ उसकी कोई हरकत ही नहीं कर रहा, तो जाहिर बात है उसमें क्लॉट्स बन सकते हैं ना, उसकी जो वेन्स हैं, ठीक है, वेन उसके अंदर क्लॉटिंग हो सकती है। अगर हम उसे मूवमेंट करते रहेंगे, सर्कुलेशन इंक्रीज होगी, ब्लड फ्लो अच्छा होगा, और ये चीज़ें भी आपको मतलब पेशेंट को नहीं फेस करनी पड़ेंगी। और डेवलप कोऑर्डिनेशन एंड मोटर स्किल्स फॉर फंक्शनल एक्टिविटीज़। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जब वो उसके मसल्स अच्छे होते जाएंगे, फिर वो क्या है, लर्न कर लेंगे उस प्रोसेस को। और जब आप, जाहिर बात है, जैसे पियानो की एग्जांपल दें, हर बंदा पियानो नहीं प्ले कर सकता। ठीक है, अब वो ये स्किल है ना, ठीक है, जो बंदा अब पियानो प्ले कर रहा है, उसके मसल्स जो फिंगर्स के जैसे मसल्स हैं, वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया, उन्होंने लर्न कर लिया कि क्या है आर्ट ऑफ प्लेइंग अ पियानो। ठीक है, ये उसका स्किल है। ठीक है, अच्छा चलें, अब ये हो गया है एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। आप लोगों ने तो नहीं पूछा मेरे से कि मैम एक्टिव रेंज ऑफ मोशन की इंडिकेशंस, लेकिन खैर ये मैं बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुकी हूँ लेक्चर के अंदर ही। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में मैंने इसकी इंडिकेशंस और गोल्स बहुत दफ़ा डिस्कस किए। ओके, अब हम अपने जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर आ रहे हैं। जो मेन टॉपिक है हमारा एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज, वो क्या है, व्हेन मसल स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन इज इनएडिक्वेट टू परफॉर्म अ मूवमेंट and external force is applied to compensate for the deficiency, this is called assistance exercise। ठीक है, एक मसल अपनी इनएडुकेट है कि मतलब उसकी इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो अपना फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म कर सकें, तो एक एक्सटर्नल फोर्स क्या कर दी जाती है, एक्सटर्नल फोर्स क्या करते हैं वो, इस ताकि उसे कंपनसेट किया जाए। मतलब अगर फॉर एग्जांपल एल्बो फ्लेक्शन वो पूरी नहीं कर सक रहा, अभी थोड़ी सी की है, सिर्फ 30 डिग्री तक की है, तो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स, अब वो मशीन के थ्रू भी हो सकती है, ठीक है, और क्या हो सकती है, मैनुअली, मतलब एक और बंदा भी करवा सकता है, और वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है और वो आपकी एल्बो को पूरा फ्लेक्स कर रही है, जितनी उसकी फुल फ्लेक्शन होती है एल्बो की। ठीक है, दिस इज क्या है, असिस्टेंस एक्सरसाइजेस।
अच्छा, अब उसे आगे ही एक और उसकी डेफिनेशन को लफ्ज़ों को इधर उधर करके एक और बना दी है डेफिनेशन कि टाइप ऑफ एक्सरसाइज इन विच असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड मैनुअली और मैकेनिकली। मैनुअली मतलब बाय हैंड, और मैकेनिकली के किसी मशीन के थ्रू, बाय एन आउटसाइड फोर्स बिकॉज द प्राइम मूवर मसल्स नीड असिस्टेंस टू कंप्लीट द मोशन। कि अब देखें, जब भी हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी नी को फ्लेक्स कर रही हूँ, ठीक है, अब मेरा नी का या नी को फ्लेक्स कर रही हूँ, या मैं ये अपनी शोल्डर को फ्लेक्स कर रही हूँ, ठीक है, जैसे हमारे प्राइम मूवर्स हैं, बाइसेप है, वो उसके अंदर इतनी उसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कर सके, थोड़ा सा कर लेगा और आगे मतलब फटीग हो रहा है, नहीं वो सही तरीके से कर सक रहा, तो फिर क्या हो रहा है, प्राइम मूवर मतलब अपना फंक्शन नहीं सही परफॉर्म करा, तो एक एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू उसका फंक्शन मतलब उसकी हेल्प कर दी जाए, ठीक है, यही इसके अंदर लिखा हुआ है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज आर डन बाय द पेशेंट एंड अ हेल्पर। ये वही बात होगी, ए पेशेंट, अब वो हेल्पर क्या हो सकता है, वो कोई फिजियोथेरेपिस्ट भी हो सकता है, या फिजियोथेरेपिस्ट ने उसे घर के लिए एक्सरसाइजेज पेशेंट को बताई हैं और जो साथ उसके अटेंडेंट आया है उसे बता दी हैं एक्सरसाइजेज के ऐसे ऐसे करनी है, तो वो भी हो सकता है, ठीक है, हेल्पर। In active assisted exercises, the patient performs the desired movement or activity to the best of their ability, only requiring the assistance of a helper। ठीक है, अब बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी कि फॉर एग्जांपल उसकी एबिलिटी है कि जैसे नी की फ्लेक्शन है वो सिर्फ 60 डिग्री तक कर सकता है, सॉरी हिप की फ्लेक्शन है वो सिर्फ 60 डिग्री तक कर सकता है, अब इतनी एबिलिटी है, लेकिन अब आगे नहीं हो रहा, तो क्या हो गया, हेल्पर के थ्रू, वो फिजियोथेरेपिस्ट हो सकता है, वो आपका मतलब उसका अटेंडेंट हो सकता है, ठीक है, उसके थ्रू जो उसे असिस्ट कर दिया जाए, उसकी हेल्प कर दी जाए, और वो अपना फुल रेंज ऑफ मोशन हिप की जो है वो बियॉन्ड 90 होती है, वो परफॉर्म कर ले, ठीक है। अब आगे बताया हुआ है टू कंप्लीट अ फुल रेंज ऑफ मोशन, रिड्यूस रेजिस्टेंस टू द लिम्ब। अब जाहिर बात है, जब एक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स करवा रही है, आपके लिम्ब को मूव करवा रही है, फॉर एग्जांपल मैं हिप फ्लेक्शन की ही बात कर रही हूँ, तो क्या हो गया, फ्रिक्शन कम हो जाएगी ना, सॉरी रेजिस्टेंस उसकी कम हो जाएगी ना लिम्ब की। अब जाहिर बात है, इतना किया है उसने, 40 डिग्री तक फॉर एग्जांपल कर लिया हिप की फ्लेक्शन, अब बाकी क्या है, आपका जो फिजियोथेरेपी का डॉक्टर है वो करवा रहा है या उसका अटेंडेंट करवा रहे हैं, तो सपोर्ट मिल जाएगी ना लिम्ब को, तो क्या हो जाएगा, हेल्प मूव द लिम्ब व्हेन द पेशेंट फटीग्स एंड कैन नो लॉन्गर सेफली कंट्रोल द लिम्ब। अब अगर देखें पेशेंट फटीग हो जाएगा और वो कोशिश कर रहा है कि मेरी बियॉन्ड 40 भी हिप की फ्लेक्शन चली जाए, तो कभी क्या हो जाएगा, हिप फ्लेक्शन अंदर की तरफ हो रही होगी, कभी बाहर की तरफ हो रही होगी, और जो मेजर मसल्स करवाती हैं हिप फ्लेक्शन, उन पे तो स्ट्रेन वो तो ले ही रहे हैं, लेकिन साथ जो दूसरे आसपास के मसल्स हैं वो भी फटीग हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाले जो लेक्चर्स हैं ये कोई इतना इसके अंदर मैथ्स का रूल नहीं है, बहुत ईजी लेक्चर्स हैं, मैंने बनाए भी बहुत ईजी हैं। अब आपने इन लेक्चर्स को भी फॉलो करना है और बुक को भी फॉलो करना है, ठीक है। और एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेज आर यूजुअली इनिशिएटेड अर्ली इन द होम रिहेबिलिटेशन प्रोसेस व्हेन स्ट्रेंथ लॉस इज यूजुअली ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है कि एक होम रिहेबिलिटेशन प्रोसेस क्या है, हम जो घर में असाइन कर देते हैं प्रोग्राम्स कि भाई ये आपने करने हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम हिप की रिप्लेसमेंट की बात, सर्जरी की बात करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, आप 7-8 सेमेस्टर में जाके पढ़ेंगे हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है, मैं आपको जस्ट उसके एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। अब क्या है, घर में कुछ तो एक्सरसाइजेस वो जो आपको डॉक्टर है वो करवा रहा है, और बाकी आपको घर में वो दे दी गई हैं एक्सरसाइज प्रोग्राम, तो ठीक है, ये इसे कहते हैं होम रिहेबिलिटेशन प्रोसेस, ठीक है। ये अर्ली स्टार्ट कर दी जाती है एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज कि पहले अगर थोड़ा सा फॉर एग्जांपल उसका आ गया है, थोड़ी सी उसकी रेंज ऑफ मोशन आ गई है हिप के फ्लेक्सर्स की, उसमें खाली हिप के फ्लेक्सर्स की बात नहीं हो रही होती, ठीक है, आपके जितने भी मसल्स आसपास हैं उसकी भी बात हो रही है कि उनमें वो क्या हो जाते हैं, यूजली इनिशिएटेड अर्ली इन द होम रिहेबिलिटेशन प्रोसेस व्हेन द स्ट्रेंथ लॉस इज यूजली ग्रेटेस्ट, क्या कि जितना वो जाहिर बात है ऑपरेट हुआ है, मसल्स की एफिशिएंसी तो डिस्टर्ब हो जाएगी ना, तो कि मतलब स्ट्रेंथ जितनी लॉस हुई है वो तो हो, लेकिन ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है, हम उसे गेन कर लें आहिस्ता आहिस्ता, इस वजह से ये स्टार्ट करवा दी जाती हैं। एंड रेंजेस आर डिटरमिन्ड बाय द पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट। अच्छा, अब ये नहीं है कि जिस तरह एंड रेंज है, हमें पता है कि हिप फ्लेक्शन है तो उसकी एंड रेंज इधर तक है, ठीक है, बियॉन्ड 90 में जा रही है, लेकिन अब एक बंदे की सर्जरी हुई है, अब उसका तो हो सकता है सिर्फ 20% ही हिप फ्लेक्शन हो रही हो,
ठीक है। तो अब जिसकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, अब आप कहें कि मैं उसे एक पहले दिन ही उसकी 90 से भी ऊपर कर दूं तो वो बंदा तो मर ही जाएगा दर्द से, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है कि एंड रेंजेस, अब ये वो इसमें यही बात की हुई है कि एंड रेंजेस कैसे ऐसे केस में आप डिटरमिन कर सकते हैं कि वो पेशेंट के लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट, जहाँ पे आप उसे डिस्कम्फर्ट फील हुआ आप उधर ही स्टॉप कर दें। वो सिर्फ कह रहा है कि मुझे सिर्फ 20 डिग्री तक ऐसा पेन नहीं है, तो सिर्फ आपने असिस्टेड एक्सरसाइज ऐसे केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ कहाँ करवानी है, सिर्फ 20 डिग्री तक ही करानी है हिप फ्लेक्शन की। इस वाले प्रोसीजर के अंदर ये वाला जो मैं एग्जांपल आपको बता रही हूँ इस स्लाइड में, ये मैं आपको हिप जो रिप्लेसमेंट है उसके मतलब फोकस करके बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें ये नहीं होता कि नो पेन नो गेन वाला नहीं होता, कि जैसे कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं कि दर्द होगा लेकिन आपने एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। इसमें ये होगा कि आपकी स्ट्रेंथ बेहतर होगी, आपकी मसल्स भी बेहतर होंगे, लेकिन ये जो पोस्ट सर्जिकल केस है इसके अंदर ये वाली चीज़ नहीं है कि नहीं जहाँ तक बंदे का दर्द हो रहा है तो नहीं हमने तो पूरी ही करवानी है अपनी, ये जो है ना ज़बरदस्ती नहीं करनी, ठीक है। ये वाला चीज़ वहाँ पे नहीं है। अच्छा, some soreness however may be associated with all post-operative hip exercises whether assistance by a spouse or family member is provided or not, ठीक है। अब यह है कि थोड़ी बहुत तो सोरनेस जाहिर बात है, अब इतना मसल्स को कट किया है, फेशिया कट किया है और फिर आप जाके अप्रोच करते हैं ना, जो बोनी आपका वो जो जॉइंट है उसे उस वक्त अप्रोच करते हैं, तो थोड़ी बहुत सोरनेस है वो तो होती ही है। अच्छा, अब इसमें यह है कि गुड रूल ऑफ थंब कि आप कैसे पता आपको चलेगा कि मेरी जो जो मैं असिस्टेड एक्सरसाइजेस करवा रही हूँ वो यहाँ तक बेहतर हैं या यहाँ तक, मतलब कहाँ तक आपको करवानी है, कि कितने लेवल तक करवानी है और इतना करवाऊंगी तो पेशेंट को दर्द होगा, या इसके लिए एक रूल बना हुआ है, ठीक है, थंब का। अच्छा, मैं आपको दोबारा बताती चलूँ, ये वाला जो मैं आपको फोकस कर रही हूँ ये मैं हिप की रिप्लेसमेंट सर्जरी को मैंने फोकस किया होगा। A good rule of thumb is that symptoms should be low level, ठीक है। अब यूजली 1 to 3 यानी और ऑन अ 10 पॉइंट स्केल, ठीक है। क्या मतलब कि अगर सिम्टम 1 to 3 है ना, अब जैसे एक स्केल होता है, पेन स्केल है, ठीक है, कैसे 1 से लेके 10 तक। 1 का मतलब है कि बिल्कुल कम सिम्टम्स है, हल्का हल्का दर्द है, और 10 में है कि वर्स्ट दर्द है और बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है। ये मैं आपको एक स्केल बता रही हूँ, जिस तरह एक स्केल होता है 1 से लेके 10 तक। अब अगर 1 से 3 तक उसका दर्द आ रहा है ना कि भाई इतना मुझे दर्द है, इतना दर्द है, तो तब आप एक्सरसाइज करवाएंगे। और अगर वो कह रहे हैं कि भाई इतना मुझे दर्द हो रहा है, जब आप उसे पूछेंगे कि अगर आपको एक स्केल दे दिया जाए 1 से लेकर 10 तक, आप उसमें अपने दर्द को कितना बताएंगे, तो वो खुद बताएगा मुझे इतना दर्द है, कि मतलब उसे मैं 3 नंबर दे सकता हूँ, ठीक है। तो तब आप एप्लीकेबल है कि आप उसे ये एक्सरसाइज करवाएं। और अगर वो कह रहा है कि मुझे 10 नंबर पर दर्द है, यानी कि वर्स्ट पेन है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो फिर आप नहीं करवाएंगे, ठीक है। और वो जो सिम्टम्स होती हैं ना, डिसिपेट क्विकली विद इन 2 to 3 minutes आफ्टर स्टॉपिंग असिस्टेड एक्सरसाइज, ठीक है। और वो फौरन जो ही आप वो छोड़ेंगे वो क्या हो जाएगा, 2 से 3 मिनट के बाद वो सिम्टम्स भी चले जाएंगे, ठीक है। तो ये है, इस वजह से मैं कह रही हूँ इसके अंदर नो पेन नो गेन वाला रूल नहीं होता कि ज़रूर ही करवाना है, पेशेंट को दर्द में चीखें मार रहा है और आप इसे एक्सरसाइज करवाते जा रही हैं, ऐसे नहीं होगा, इसके अंदर नहीं है, ठीक है। जहाँ पे उसकी टॉलरेट कर रहा है कि हाँ नहीं यहाँ तक मुझे दर्द है, अभी जैसे इनिशियल है आप उसकी हिप की करवा रही हैं, उसने कहा कि सिर्फ 30 डिग्री तक ये मुझे सर मुझे ये ठीक है और इससे आगे मैं नहीं परफॉर्म कर सकता, तो बस आपने क्या करना है 0 से 30 तक ही उसे करवानी है। फिर कुछ दिन बाद क्या होगा, आप थोड़ी सी इंक्रीज कर देंगे, फिर देखेंगे वो कितनी कर सकता है, वो हो सकता है वो अभी क्या 20 कर सकता हो, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा आगे करवा कर देखेंगे, अगर उसने बर्दाश्त कर लिया तो ठीक है, फिर 30-40 तक आप चले जाएंगे। ऐसे करके एक्सरसाइजेस को हम करते हैं, ठीक है। ये आगे मैंने लिख भी दिया है कि नो पेन नो गेन डजंट अप्लाई हेयर। अच्छा, द प्रिंसिपल रोल ऑफ एक्टिव असिस्टिव एक्सरसाइजेज आर टू हेल्प द पेशेंट कंप्लीट फुल सेट्स एंड रेपिटेशंस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एक्सरसाइजेज with only as much assistance as the patient needs to complete the exercise, ठीक है। अब ये क्या है, जिस तरह वो सेट्स हम बता देते हैं ना, पेशेंट को हमने खुद करवाया है और अब घर के लिए भी उसे बता दिया एक्सरसाइज के इतने सेट्स, 3 के सेट्स हैं, 10 टाइम सुबह करना है, दोपहर करना है और शाम को करना है। अब इतना नहीं है कि पेशेंट जो है वो कम से कम 60% कर भी सकता हो हिप की फ्लेक्शन। अब हम वो सर्जरी वाले केस से बाहर निकल आए हैं, वो आपको एक मैं वैसे ही एग्जाम्पल दे रही थी। ये मैं बार बार इसलिए बताती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं वो पिछले वाली चीज़ को अपने जहन में ऐसे बिठा लेते हैं और फिर उसी को सिनेरियो बनाते रहते हैं और उसी के गिर्द फिर
गलत जो है ना वो चीज़ें अपने जहन के अंदर बना लेते हैं कि नहीं ये तो मैम ने ऐसे कहा था, ठीक है। इसीलिए मैं फ़ौरन मैंने कह दिया। अब इस स्लाइड में मैं एक जनरली बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल पेशेंट हिप का मैं कह रही हूँ कि उसकी 60 डिग्री उसने वो खुद कर सकता है, ठीक है। अब ये नहीं है कि 60 डिग्री खुद कर सकता है तो अब 0 से 60 डिग्री में भी असिस्टेंस देने हैं, तो ये पेशेंट के लिए कोई फायदा नहीं होगा। अब 60 डिग्री तक उसने कर लिया हिप फ्लेक्शन और आगे नहीं कर सकता, तो यहाँ पे ही नीड्स असिस्टेंस टू कंप्लीट द रेंज, ठीक है। यहाँ पे उसकी असिस्टेंस चाहिए। ये नहीं कि 0 से ही आप 90 के बियॉन्ड असिस्टेंस दें, देन उसका कोई फायदा नहीं होगा, कोई स्ट्रेंथ गेन नहीं होगी उस बंदे की, ठीक है। क्योंकि ये तो पैसिव एक्सरसाइज हो गई ना, ये तो आप पैसिवली उसे करवा रही हैं सब कुछ। अच्छा, अब आगे हम देख रहे हैं इंडिकेशंस एंड यूजेस ऑफ असिस्टेड एक्सरसाइजेस इन द अर्ली स्टेज ऑफ न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन व्हेन अ पेशेंट हैज वीक मस्कुलेचर। एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज इज यूज टू प्रोवाइड सेंसरी फीडबैक फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स। अब क्या है, पेशेंट को अर्ली स्टेज ऑफ न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन, जैसे एक जाहिर बात है, अब ठीक है, कोई भी हम केस ले लें, हम हिप का ही केस ले लेते हैं। अब हिप के फ्लेक्सर्स हैं, ठीक है, कोई इंजरी के बाद अब जाहिर बात है वो अपना फंक्शन उस तरह से उन्हें याद नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना, फॉर एग्जांपल काफ़ी दिन हो गए हैं, भूल गए हैं, ठीक है, महीना हो गया, 2-3 महीने हो गए, उन्हें अपना क्या फंक्शन है वो चीज़ नहीं सही तरीके से याद रहेगी। कैसे? एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज इज यूज टू प्रोवाइड सेंसरी फीडबैक। फिर हम अगर उन्हें वो एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस करवाएंगे ना, तो क्या है कि वो अपना उनका सेंसरी फीडबैक इंक्रीज होगा, उनके ब्रेन में सिग्नल्स जाएंगे, फिर ब्रेन से वापस आएंगे, और ठीक है, उनका सेंसरी फीडबैक जो है वो कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स का वो इंक्रीज होता है। मेंटेन द फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मसल टू इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ एंड हाइपरट्रॉफी। अब देखें, एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज करवा रहे हैं, अब करवाते रहेंगे काफ़ी मतलब अरसा ये चलेंगी, उसके बाद क्या होगा, वो बंदा का क्या हो जाएगा, वो एक्टिव एक्सरसाइजेस पे आ जाएगा, वो खुद करेगा, उसे कोई असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, फिर एक्टिव असिस्टेड के बाद उसके ये बेहतर हो गई, बंदा खुद कर सकता है। फिर हम रेजिस्टेंस पे चले जाएंगे, जब उसे रेजिस्टेंस देंगे उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, उसकी मसल्स के जो हाइपरट्रॉफी है उसका मास भी इंक्रीज होगा, ये सब चीज़ें होंगी ना। अब देखें, पहले हमने उसे असिस्टेंस के साथ करा रहे हैं, फिर उसकी इतनी बेहतर होगी कि अब उसे असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, तो उसके बाद हम जाहिर बात है रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते रहेंगे। जो ही रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते रहेंगे, जाहिर बात है तो मसल्स में स्ट्रेंथ भी आएगी, उनमें हाइपरट्रॉफी मतलब उनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड क्या है, कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग। द मेमोरी ऑफ द पैटर्न ऑफ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट स्टिमुलेटेड अच्छा बाय फ्रीक्वेंट रिपीटिशन। अब वो यही कह रहा है कि अब देखें, यही बात जो मैंने फर्स्ट में कही है, असल में वही बात यहाँ पे बिल्कुल सही फोकस हो रही है कि क्या है, बाय फ्रीक्वेंट रिपीटिशन ऑफ पैटर्न विद डिक्रीजिंग असिस्टेंस द पेशेंट मे रीलर्न टू कंट्रोल द मूवमेंट हिमसेल्फ, ठीक है। अब एक इंजरी के बाद उसके मसल को भूल गया है अपना काम, अब उसे क्या कर रहे हैं, हम रिपीटिशन करवा रहे हैं, पहले उसकी 0 से 20 तक रेंज आई है, वो 20 तक खुद कर रहा है, 20 से आगे नहीं कर सकता, असिस्टेंस दी, आगे चला गया। फिर कुछ दिन बाद क्या हो गया, 40 तक हो गया, 40 तक खुद किया, आगे असिस्टेंस दी, तब वो करने लग गया एक्सरसाइज, ठीक है। अब ऐसा एक वक्त यह आएगा कि डिक्रीज करते रहेंगे आप असिस्टेंस, और पेशेंट की इतनी रिपीटिशन होगी कि उसे वो रीलर्न कर लेगा उसका मसल कि हाँ मेरा ये काम था, मैं ऐसे करता था और मेरी रेंज यहाँ तक थी, मेरी बियॉन्ड 90 थी हिप की फ्लेक्सर की जो हिप फ्लेक्शन की रेंज है वो यहाँ तक थी, ठीक है। एज द कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेज इज फैसिलिटेटेड इन द न्यूरोमस्कुलर पाथवे, क्योंकि जो न्यूरोमस्कुलर पाथवे जाहिर बात है मैसेज ब्रेन पे जा रहे हैं, फिर ब्रेन से वापस आ रहे हैं, यही करवाएंगे ना बेसिकली। आई होप सो कि यहाँ तक कोई जो है वो क्यूरीज नहीं होंगी। अच्छा, उसके बाद है इंडिकेशंस एंड यूजेस में फोर्थ पॉइंट है, कॉन्फिडेंस इन द एबिलिटी टू मूव इज एस्टेब्लिश्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ मूवमेंट। अब पेशेंट देखें, पहले ही 20 डिग्री उसकी हिप फ्लेक्शन हो रही थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 40 चली गई, वो पेशेंट में क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अच्छा मैं तो बेहतर हो रहा हूँ, 40 हो गई, अब मेरी आहिस्ता आहिस्ता और इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। द फीलिंग ऑफ पेशेंट दैट द लिम्ब इज सपोर्टेड इंकरेजेस हिम टू प्रोड्यूस अ मैक्सिमम एफर्ट। और फिर उसे ये भी पता है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल मेरी 40 तक हिप फ्लेक्शन है और उसके बाद ये जो मेरा फिजियोथेरेपिस्ट है वो मुझे आगे करवा रहा है, उसकी लिम्ब सपोर्टेड है, तो उस और इंकरेजमेंट आएगी कि वो 40 से भी और लगाने की और जो है वो फोर्स लगाने की कोशिश करेगा कि मैं इससे आगे भी कर सकता हूँ, उसके अंदर ये चीज़ बेहतर होती जाएगी। अच्छा, अब इंक्रीज एंड मेंटेन, जाहिर बात है रेंज ऑफ मोशन होगी, असिस्टेंस प्रोवाइड हो रही है तो रेंज ऑफ मोशन भी बेहतर हो रही है। प्रोवाइड स्टिमुलस फॉर बोन इंटेग्रिटी, ये मैं पहले ही इस पॉइंट को डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन है ये उसी की टाइप है ना, असिस्टेड भी।
कि उससे क्या हो जाता है, बोन की डेंसिटी इंक्रीज होती है, बोन का मास इंक्रीज होता है। अच्छा, अब ये देखिए, मैंने एक बहुत प्यारी सी ये पिक्चर ढूंढी है। अगर आप इसे देखें, बच्चे को उसका जो डॉक्टर है वो उसे इंकरेज कर रहा है बेसिकली, ट्राई टू टच माई फिंगर दैट एज मच एज आई कैन लिफ्ट इट। ठीक है, वो बच्चा आगे से कह रहा है कि उतना ही जितना मैं उठा सकता हूँ, फिर अब उतना बेहतर कर रहा है, अपनी फिंगर को, अपने जो टांग है उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इस पिक्चर में क्या है, उसने इतनी बेहतर कर ली है, गुड, नाउ आई विल हेल्प यू लिफ्ट इट एज हाई एज इट विल गो। सो और आगे वो बच्चे को क्या कह रहे हैं, यू कीप ट्राइंग टू, इट विल ओनली हेल्प अ लिटल। ठीक है, कि मतलब मैं, आपने ट्राई करते रहना है, मैं आपको ये नहीं है कि बिल्कुल मैं ही आपकी मदद कर रहा हूँ, आपने खुद भी इसमें करता है। लुक हाउ हाई वी कैन लिफ्ट इट टुगेदर। फिर आप वो उसे और इनकरेज कर रहा है जो उसका डॉक्टर है, कि देखें हम लोगों ने कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट आ गई है, मैंने थोड़ी सी मेहनत की, बल्कि आपने मुझसे ज़्यादा मेहनत किया और आपकी टांग कितनी ज़्यादा ऊपर हो गई है। ठीक है, और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस अगर देखें, और पता है ये वाली जो चीज़ें हैं मैं इसलिए इस तरह की डालती हूँ ताकि आपको पता चले। मैंने जिन सेटअप्स में काम किया है और लिटरली उसमें ये कॉन्फिडेंस इतना हम बिल्ड, ये वाला जो हमारा प्रोफेशन है ना, ये बहुत कॉन्फिडेंस को जो आपके पेशेंट है ना उसके अंदर बहुत इनकलकेट करता है, बहुत कॉन्फिडेंस उनके अंदर आता है, जो मतलब अब बिल्कुल फोकस होके उन पे वर्क कर रहे होते हैं ना, तो आपको वाकई में उसका फ्रूट आता है, फ्रूटफुल होता है वो। और जो कुछ बच्चे मेरे से क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि ये इमरान मेरे से क्वेश्चन करता है, मैम ये ऐसे करके हो जाएगा, तो इमरान पहले अपने आप को उस काबिल बना लें। मैं खाली मैं इमरान की बात नहीं कर रही, मैं कदीर की भी बात कर रही हूँ, मैं ज़रगुल, मुकद्दस, हिना, मैं सबकी बात कर रही हूँ। ठीक है, जब आप एक अच्छे हो जाएंगे ना अपनी फील्ड में, तो चाहे जोन से मर्जी फील्ड हो, यू विल ऑलवेज फ्लरिश। ठीक है, वो ये फील्ड डजेंट मैटर, आपका क्या, आपने अगर उसमें मेहनत कर ली है तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। वो ये नहीं है कि आपने मेहनत की और आप सक्सेसफुल ना हो, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसे बैठे रहेंगे, कोई क्वेश्चंस भी नहीं करेंगे, तो फिर तो बस अल्लाह के हवाले ही हो गया। अच्छा, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ असिस्टेड एक्सरसाइज अगर देखें तो एक्यूट टीयर्स एंड फ्रैक्चर ग्रेड्स, अब जहाँ पे स्वेलिंग है और फीवर है एंड रेडनेस है तो हम नहीं करवाएंगे। ठीक है, फीवर में भी नहीं करवाते एक्सरसाइजेस। अच्छा, इमीडिएटली फॉलोड बाय मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अब बंदे को पहले ही हार्ट अटैक हो गया। ठीक है, और उस पर हम ये स्ट्रेन नहीं डाल रहे हैं ना, एक्स्ट्रा एफर्ट वो करेगा तो जाहिर बात है उसके लिए भी ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। ठीक है, अब अभी इसे 3-4 दिन पहले हार्ट अटैक हुआ, 1 हफ्ता पहले, और फिर तब भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, नहीं कर सकते। इफेक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेज इंड्यूस पेन ड्यूरिंग मूवमेंट, और यही बात है कि अगर वो पेन हो रहा है तो तब भी आप नहीं करेंगे। अच्छा, द प्रिंसिपल ऑफ असिस्टेंस व्हेन द वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल इज इनसफिशिएंट टू प्रोड्यूस मूवमेंट, वही बात जो पहले हुई थी। एन एक्सटर्नल फोर्स में बी एडेड टू कंप्लीट द रेंज, ये मैं सब कुछ पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। द एक्सटर्नल फोर्स जाहिर बात है वो क्या है, मसल के एक्शन में प्रोड्यूस होगी। अब फॉर एग्जाम्पल एल्बो की फ्लेक्शन है, तो जहाँ पे एल्बो की फ्लेक्शन की डायरेक्शन है, मसल का एक्शन है जो बाइसेप फ्लेक्शन करते हैं, उसी में ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करना है। The magnitude of this assisting force must be sufficient only to improve muscular action. हाँ, अब देखिए, must not be allowed to act as a passive movement, ये बात मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। मैग्नीट्यूड क्या होता है मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, ये आप लोग मुझे बताएंगे। ये तो मैं इतनी दफ़ा मेरे ख्याल से लेक्चर रिपीट किया ना, दिस इज इंक्लूडेड इन योर फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर फर्स्ट सेमिस्टर के, कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। ठीक है, और आपने असाइनमेंट में मैं डालूंगी ये वाली चीज़। ठीक है, अब उतनी ही आपने फोर्स लगानी है कि क्या हो सके कि वो मस्कुलर एक्शन को इम्प्रूव कर सके, ये ना हो सके कि वो बंदे का आप पैसिव मूवमेंट करवा दें। ठीक है, अब उसकी एफर्ट अगर 60 डिग्री तक वो कर सकते हैं तो 60 डिग्री के बाद ही आपने उसकी असिस्टेंस लगानी है, वो पैसिव मूवमेंट में नहीं होनी चाहिए। एज द मसल पावर इंक्रीजेज द असिस्टेंस गिवन मस्ट बी डिक्रीज, और जो ही मसल पावर इंक्रीज होती जाएगी, बेहतर होती जाएगी, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता असिस्टेंस को कम करते जाना है। ये आगे वैसे ही पिक्चर है जिसमें बताया गया है। एंड थैंक यू, नॉट थैंक यू एक्चुअली, अभी हम एंड ऑफ लेक्चर नहीं हुआ है हमारा। वो ये है कि आई होप सो इसके अंदर कोई इतनी क्वेरीज नहीं होंगी। लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपली रिटर्न था, कोई ऐसा मसला नहीं होगा आई होप इसके अंदर। तो मैंने आज आपको एक असाइनमेंट देनी थी, और ये मत सोचें कि मैं बिल्कुल नहीं देखूंगी। जिस तरह मैं पहले देखती थी और हर अगले जैसे 2-3 दिन बाद या जब भी मैं वो आपको रिटर्न करती थी, अच्छे तरीके से उसे सबके सामने पढ़ती थी, ऐसे ही होगा। ठीक है,
और ये मत सोचिएगा कि असाइनमेंट जो है वो देखेंगी नहीं कभी। कोई ऐसी असाइनमेंट नहीं है जो मैंने आपकी देखी नहीं है और आपको वापस नहीं की और उसके मार्क्स ना लगे हो, ये नहीं हो सकता। बल्कि आपकी गलतियां पकड़ पकड़ के मैंने आप लोगों को बताई हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने सबसे पहले बहुत इजी असाइनमेंट है, फ्री एक्सरसाइजेस की इंडिकेशंस, यूजेस, ठीक है, एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ये आप लोगों ने मुझे बतानी है। ये आप लोग पावर पॉइंट में बना लें, ठीक है, या हाँ पावर पॉइंट में ही सारी बात बनेगी और वो आप लोगों ने मुझे फॉरवर्ड करनी है। मेरा ईमेल एड्रेस मुकद्दस के पास भी है और कदीर के पास भी है, उनसे ले लीजिएगा और आपने मुझे फॉरवर्ड करनी है, ठीक है। और इसके लिए आपको जस्ट, वैसे तो 1 दिन की असाइनमेंट है ये आपकी, मैं परसों ये चेक करूँगी, असाइनमेंट बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। सो ये मुझे चाहिए और सब ने ये मुझे परसों ये असाइनमेंट सबमिट करवा देनी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।